अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मौजू के साथ। चूँकि हमें बहुत सी फरमाइश आ रही थी कि दायरे गैर के जो लोग हैं, बड़ी मेहनत करके अपना मुकाम बनाते हैं, उनको कुछ स्क्रीन पे लाया जाए, ताकि नौजवान नस्ल को पता चले कि क्या मेहनत होती है, किस तरह मेहनत की जाती है। कोई पैसे दरख्तों में नहीं लगे होते, लेकिन इन लोगों की ईमानदारी, सख्त मेहनत और उन मुल्कों की कानून की पासदारी करके इन्होंने एक अपना मुकाम बनाया। बात करते हैं शहरजाद सिंधु साहब से, जो आज हमारे साथ दोस्त हैं जापान से। अपने बारे में, जापान के बारे में, पाकिस्तान यूथ के बारे में क्या बात करते हैं, आइए उनके ख्यालात से मुस्तफीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरजाद सिंधु साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुनाएँ, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहरजाद साहब ये बताएँ, पाकिस्तान में लोग बड़ी मेहनत करते हैं, उनको वो मुआवज़ा नहीं मिलता जो दायरे गैर में मिलता है, स्पेशली जो आप जहाँ पे हैं जापान में। लेकिन ये बताएँ कि जापान के कानून की पासदारी किस तरह की जाती है? वहाँ पे मेहनत कैसी है? वहाँ पे और जो खूबसूरत बातें हैं, जो हम मुसलमान होने के नाते भी पूरी नहीं कर पाते। जापानी कौम ने ये बातें कहाँ से सीखी? अपने बड़ों से सीखी? अपने हालात से सीखी? क्या कहते हैं आप? जी, आसिफ भाई बिल्कुल जापानी कौम बेसिकली कौम बनी है, अपने हालात से भी बनी है और बेसिकली शुरू से ही इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, निस्फ़ ईमानदारी की और हार्ड वर्क, काम के साथ जो है ये जैसे कहते हैं अल्लाह को काम करने वाला इंसान बहुत पसंद है, तो ये बहुत मेहनती कौम है बेसिकली, सही। जिसकी वजह से इनका लोया और इनकी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी दुनिया में जो है वो इनके नाम है और आज आप पूरी दुनिया में देख लें टोयोटा, होंडा, सुजुकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी सेल्स ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसके जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो दिल से की गई है, वो दिल से बनाई गई है और आफ्टर द उसके जो रिजल्ट है उनको ये कल को गाड़ी एक्सीडेंट होती है और उसको या कोई मैकेनिकली टेक्निकली भी प्रॉब्लम आती है तो बड़ा इजी टू कस्टमर के लिए वो हो, तो जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां जो है वो पूरी दुनिया में कामयाब भी हैं और ये खुद लोग कामयाब हैं। शहरजाद साहब, आप हमारे नौजवानों के लिए आइडियल हैं। जिस तरीके से आप जापान गए, जिस तरीके से जापानी ने आपको वेलकम किया, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप किस तरह जापान गए? जी, आसिफ भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं जापान बेसिकली मैंने जापान से मोहब्बत की और नौजवानों के लिए भी यही पैगाम है। ये जापान के साथ आप प्यार करें, मोहब्बत करें, जापानी ज़ुबान सीख लें, किसी तरह आप जापान के साथ जो है ना वो अपना सिलसिला रखें। ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने लैंग्वेज सीख ली, ज़ुबान सीख ली, आपको रियली आपको वाक़ई मज़ा आ जाएगा कि यार ये तो लैंग्वेज, ये तो ज़ुबान बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप आपका लैंग्वेज के, आप जब लैंग्वेज पर अबूर हासिल हो जाएँगे, फिर आपका तरक्की का जो है वो स्टेप आपके शुरू हो जाएँगे। तो इसी तरह मैंने अपने 2009 में मैंने सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स किया इसका, पूरी लैंग्वेज पे पूरा अबूर हासिल किया। मुझे इन्होंने जब स्कॉलरशिप दी, मज़ीद इज़्ज़त दी ओसाका कंसाई में, तो इंडियन, नेपाली, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंकन और कई कंट्रीज़ के हम यहाँ स्टूडेंट्स को लेसन दिया। लेसन यही था इनका कि तो उस तरक्की के अंदर हमें बहुत सारी बातें जो है इन्होंने शेयर की और आज भी दिलों में वो बसी हुई है, इनकी मोहब्बत इनकी दिलों में हमारे, क्योंकि इन्होंने हमें अपना मेहमान बनाया, इवन कि हमें टिकट दी और मेहमान नवाजी हमारे साथ की, हमारे दिलों में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा होगी। तो वो अपनी जुबान को प्रमोट किया करते हैं, तो इन्होंने अपनी जुबान को प्रमोट किया, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और हर साल ये स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो नौजवानों के लिए ये है कि बिल्कुल आप इनकी लैंग्वेज को जो है वो अबूर हासिल करें, इंशाल्लाह एक दिन जापान आपको सर का ताज बना देगा। तो वाकई मैंने बड़ी 2009 पे स्कॉलरशिप लेके वापस चला गया, तो फिर 2011 में मैंने जापान के अंदर जापानीज लैंग्वेज में मैंने किया। तो जापान आया तो साथ साथ मैं अपना तो पार्ट टाइम जॉब भी जब मैं करता था, मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी तो मुझे इतना खुशी हुई कि यार ये तो मैं
अपने भी जो है वो मैं किसी अच्छे अदारे में भी, तो मुझे फैक्ट्री के अंदर जो है इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इतनी जो है, तो मेरे अंदर वलवला जोश बढ़ता गया कि काम करने का। तो फिर हमारे साथ एक्सपोर्ट का काम था, ज़्यादा पहाड़ियों में स्टेशनों में बैठना शुरू किया, जापान की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो ऐसा-ऐसा मेरी कंपनी को अभी माशाल्लाह एस्टेब्लिश हुए तकरीबन 10 एक साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी जापानीज़ जो है 8 से 10 जापानीज़ वर्कर हैं मेरे अपने, और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और इंडियन, नेपाली इसी कम्युनिटी के भी वर्कर हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ आपकी मदद करता है, जब इंसान दिल से मदद काम करे, दिल से जो है वो ऑनेस्टी के साथ। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह जो भी भाई, जो भी यंगस्टर इवन के ये लैंग्वेज कोर्स करेंगे, आगे जाएंगे, आपके लिए रास्ते बहुत हमवार आसानी होते जाएंगे। सही। क्योंकि मेरे आगे जब जब हर्डल्स आई हैं, मैंने लैंग्वेज जुबान बोली है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल मसाइल जो है वो बहुत ईजी होते गए हैं, मंजिलें मेरी बहुत आसान होती गई हैं। तो इसलिए माशाल्लाह मैं अभी अपने आप को बड़ा मार्केट के अंदर 10 साल हुए हैं मुझे, और बहुत सारे दोस्तों को अगर मैं देखता हूँ 30-40 साल होंगे जिन भाइयों को, तो वो उन्होंने इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और तरक्की दी। तो इसलिए जरा मैं दो चाहता हूँ 2 हमारे मिनट में पाकिस्तान के बताएं अंदर। कि जापान की तरक्की का राज क्या है? क्या पाबंदी वक़्त, क्या इंसाफ की हुक्मरानी, क्या इखलाक, कौन-सी चीज़ को आप उनकी बेहतर कहेंगे जिनकी बेस पे तरक्की की है? जी आसिफ भाई, बेसिकली सबसे पहले बिजनेस के अंदर आपका जो है ना कमिटमेंट्स होती हैं। आपकी कमिटमेंट्स जो जापानी के अंदर है, वो फुलफिल करते हैं अपनी हर किस्म की, इनके वादा की पाबंदी, और जो चीज ये दे रहे हैं वो 100% या 110% है। अगर उन्होंने जो चीज बता दी है कि ये चीज ऐसी है, लेट्स सपोज जो गाड़ी है, तो इसके अंदर, गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन है, गाड़ी की जो सिस्टम्स है, ब्रेकिंग सिस्टम है, किसी किस्म का वो बताएंगे कि इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, इतनी स्पीड पे जाएगी, इतनी ब्रेकिंग आप लगाएंगे तो आपको कोई वो आफ्टर डैमेज वो चीजें नहीं है, लोहा जैसे है, इनका स्टील्स है। तो वो चादर जो ये यूज करते हैं 100% ऐसी चादर यूज करते हैं कि अगर ये कहीं हिट भी करती है तो फिर भी वो सेफ्टी मेजरमेंट इनके अंदर, गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली आपको बताने का ये है कि जापानी कौम ने जो तरक्की की है वो दिल और ऑनेस्टी के साथ की है, दिल के साथ की है, और अपने फुल अपनी 100% इन्होंने दिया है। सही। तो जो चीज बनाई है वो 100% उन्होंने की है कि ये हमने चीज दी है और इसकी हमें कंप्लेन ना हो। और वाकई ही दुनिया में अभी भी देख लें, टोटा देख लें, सोनी कंपनीज देख लें, मेड इन जापान की कोई भी प्रोडक्ट हो। शाहरियार भाई ये बताइएगा कि एक पाकिस्तानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है और कितने घंटे में निकाल सकता है? जी सईद भाई, बेसिकली जो बिजनेस में है यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा है। बिजनेस के अंदर जो लोग काम करना चाहे तो वो अपनी फैक्ट्रियां भी बना सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो उनके लिए आप पाकिस्तानी कह लें कि करोड़ों से भी अबव देन मंथली आप कमा सकते हैं, कोई अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको लैंग्वेज के ये ऊपर। बताएं आमतौर पे शहरीर के लिए वहाँ के लोग किसी भी मुल्क के अंदर वहाँ के खातून से शादी कर लेते हैं ताकि वहाँ पे शहरीर मिले। आपने किसी जापानी से शादी क्यों नहीं की? जी मुझे ये बिल्कुल जरूरत नहीं इस चीज की हुई। तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि आप पाकिस्तानी ही अपने जो नस्ल है जो वो आगे वही रखें। तो मैंने उनकी जो है ख्वाहिश को पूरा किया, और मेरी यही थी कि मेरे वालिदैन जिस पर राजी हैं तो उस पर मैं राजी हूँ। माशाल्लाह। अभी कितने बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे और 2 बेटी हैं, 4 बच्चे हैं, और चारों की पैदाइश जो है वो जापान के अंदर ही हुई है। माशाल्लाह। चलिए ये तो ज़िमनी क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जो काम शुरू किया है गाड़ियों को कंप्रेस करने का, उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कैसे लाइसेंस लिया चुका है? उसका लाइसेंस बड़ा मुश्किल है। जी, जी, आसिफ भाई, बिल्कुल ये लाइसेंस बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसने बेस से ही लाइसेंस इसका जो है वो लिया। बहुत बड़ी बात है। और इसका जी, जी, इसका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो जापानी ने बेसिकली मुझे भी बहुत सर्च किया, मेरी सारी जो है स्ट्रगल चेक की, मैं कैसे आया, कैसे जापान में रहा, और किस तरह मैंने कंपनी एस्टेब्लिश की और किस तरह वर्किंग करता आया।
तो बेसिकली एक लाइसेंस मिलता है खाई ताई का, गाड़ियां काटने का, ठीक है। तो वो मेरे पास ऑलरेडी था लाइसेंस। उसके बाद ये इसको कहते हैं हसाई क्योका। तो ये हसाई क्योका जो होता है ये गाड़ियों को प्रेस करने का होता है। तो हमारे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हमारे सराउंडिंग 3-4 किलोमीटर के सराउंडिंग जो खाई ताई कटिंग वाली लाइसेंस है वो तकरीबन 50 से 60 कंपनीज हैं यहाँ पर, जो डेली 10 से 15 गाड़ियां एक कंपनी काट रही है। तो आप कह लें कि 400 गाड़ियां जो है वो मेरे 2 से 3 किलोमीटर के जोन के अंदर गाड़ियां काटी जा रही हैं। तो ये लोग जो गाड़ी का स्क्रैप ढांचा होता है, तो यहाँ से काफी दूर कंपनीज को देते थे, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर। तो इस सराउंडिंग के अंदर मैंने जब सर्च किया, स्टडी किया कि यहाँ पर ये चीज, ये प्लांट नहीं लगा हुआ, तो मैंने इसके ऊपर वर्किंग की और फिर मैंने जापान गवर्नमेंट से राब्ता किया। तो ये प्रेस मशीन बेसिकली है तो जापान की है, और जो इसके अंदर मोटरें लगी हैं वो मेड इन जापान जर्मनी की हैं। तो वो जो मोटर्स हैं वो जापान गवर्नमेंट्स को अलाउ नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी जो एयर जो आर्मी के अंदर जो बारूद वगैरह जो टैंकों के अंदर आती है टेक्नोलॉजी, जो गोले द्वारा फेंकती है, तो वो कंप्रेस जो जिसको करती है वो जर्मन से ही इंपोर्ट करनी पड़ी मुझे। तो वो जर्मन टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी है इस मशीन के अंदर, तो जिसकी पावर की वजह से गाड़ियां जो है वो प्रेस ये गाड़ियां खराब गाड़ी को कंप्रेस करती हैं या गाड़ियों के सारे पार्ट्स निकाल के जो उनका ढांचा रह जाता है उसको काट के कंप्रेस करते हैं? थोड़ा सा हमारे अंदाज में बताइएगा। जी असली ये बेसिकली होता है ऐसे है कि गाड़ियां जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जो 400 गाड़ी इस जोन में कटी जा रही है, उसमें से इंजन, टायर्स, गाड़ी की सस्पेंशन और गाड़ी के अंदर से जितनी डैशबोर्ड वगैरह, सीट्स वगैरह, ये सब कुछ निकाल लेते हैं। सिर्फ जो ढांचा बच जाता है उसको वो हमारे पास ले आते हैं। वो डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ जाती है 100-150 यूनिट्स आते हैं डेली। माशाल्लाह। तो वो हमने जो है गाड़ी प्रेस मशीन के अंदर डालकर वो उसको प्रेस करके बॉक्स की शक्ल में ये जो है ना आ जाती है। तो फिर इसको हम शटर कंपनी है वहां पर बेचते हैं, उनको वो रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करके दोबारा एक शीट तैयार करते हैं। जो शीट तैयार होती है टोयोटा, होंडा, सुजुकी जो कंपनीज है वो इसी 70% यही इसी रिसाइकलिंग शीट को दोबारा 0 मीटर गाड़ी को लगाते हैं। उनकी रिकमेंडेशन यही है कि 70% हम ये शीट लगाई जाए 0 मीटर गाड़ी में। तो क्या आप जो कि खुद गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात एक इंडस्ट्री सिटी है और पाकिस्तान के अंदर भी ऑटो वर्किंग शुरू हो चुकी है, सुजुकी, होंडा, टोयोटा इस वक्त यहाँ पे बनी है, तो क्या इस तरह का काम पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर सारे काम हो सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के अंदर बड़ी वसी और बड़ा ताकत और बड़ी खेत मिट्टी और बड़ा कोयला और हर चीज पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ जो है ये पॉसिबल है, वहां पर इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है और इसको इसी तरह रिसाइकलिंग जो है हम करके इसी दोबारा इसी के अंदर 0 मीटर गाड़ियों के अंदर ये किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ इसके अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जापान की मशीनरी चाहिए, तो हमारे पास टूल हो तो हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इजीली ये काम किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। शहजाद भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे सरमायाकारों को वो तजावीज़ दें, हुकूमत पाकिस्तान आपको सपोर्ट करे और इंशाल्लाह आप या आप जैसा कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के प्लान लगाए ताकि बेरोज़गारी का खात्मा हो सके और एक अच्छी प्रोडक्ट लोकल तौर पर तैयार हो सके। हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर पाकिस्तान को आप मशवरा दीजिएगा कुछ। जी आसिफ भाई, बिल्कुल आपकी विसासत से मैं चाहता हूँ बेसिकली जापान के अंदर जो सिटी हॉल कहते हैं हम यहाँ पर शख्स हो ना, वो अगर बना दिए जाए हर सिटी के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जेलम, गुजरात, गुजरावाला, हर बड़े शहरों के अंदर वो जी हर शहरों के अंदर यहाँ पर सिटी हॉल है, वो पूरे उस इलाके को कंट्रोल करते हैं और उनका काम अदारों सिटी हॉल का होता है कि उन हर एक इंसान को जो मुश्किलात है और जो किसी किस्म की भी है, उनको जॉब की हो, उनको कोई किसी किस्म की भी मुश्किलात हो, मेडिकली प्रॉब्लम हो,
मुश्किलात हो, वो पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अदारे। तो ये मैं चाहता हूँ ऐसे सिटी हॉल पूरे पाकिस्तान के अंदर बिछा दिए जाए और उस सिटी हॉल का जो काम है हर एक इंसान तक जो है वो पहुंचे, वहां पर जो बंदे को जॉब नहीं है उसको जॉब दिलाई जाए। और इस तरह पूरे पाकिस्तान की जो है माशियत को हम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर ये हम स्टील मिल का काम किया जाए, जो रिसाइकलिंग का काम भी किया जाए जैसे जापान के अंदर हो रहा है, तो हाँ, कोई दिन करीब नहीं है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरी दुनिया में वैसे भी हम इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत खित्ते पे हमारा एक नक्शा है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है पाकिस्तान जब तरक्की करेगा। तो मैं चाह रहा था कि आप वज़ीर पाकिस्तान का नाम लेके मुखातब करके उन्हें बोलें कि पाकिस्तान के अंदर ये काम हो सकते हैं और बहुत सा ज़र मुबादला और बहुत सी फजूल चीज़ों को काम में लाया जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा जो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में बढ़-चढ़ कर जो है वो हर तरक्की के अंदर जो है वो दुनिया के साथ वो राब्ते में है। तो हमें बेसिकली इस टाइम अपनी अवाम के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि हमारी जो मुल्क के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो पढ़े-लिखे और कामयाब लोग जो है इस टाइम दुनिया से पाकिस्तान से दुनिया में ट्रैवल कर चुके हैं। तो आगे जितनी भी मुल्क के अंदर जो क्रीम है हमारी, जो मेहनती लोग हैं उनको आगे नहीं जाना चाहिए, हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए और मुल्क के अंदर हमारे सरमायाकारी को मजीद बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए और हमारे जो दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर हैं पाकिस्तानी है या और दूसरे कंट्रीज के इन्वेस्टर हैं उनको हमें लेके आना चाहिए मुल्क के अंदर। गवादर सिटी को हमें एक योकोहामा सिटी बनाना, मेरा बड़ा ख्वाहिश है कि हम जो ग्वादर हमारा पोर्ट एरिया है इसको हम ऐसे जैसे सेम नगोया और कावासाकी पोर्ट है जापान के अंदर, ऐसी पोर्ट इंशाल्लाह में फ्यूचर में हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान को और वो बन सकती हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, कोई किसी किस्म की अटली डीपेस्ट देखें सिटी, डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड है वो ग्वादर का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा यही पैगाम है कि ये आप हम बिल्कुल मिलजुल कर जो है जापान के अंदर काफी सारी हमें इंफॉर्मेशन ऐसी है हमारे पास भी, हम मिलजुल कर अपने मुल्क के अंदर वो मजीद जो है इसके ऊपर तरक्की के लिए सब मिलकर। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कभी आपका पाकिस्तान में चक्कर लगे तो वज़ीर पाकिस्तान से मुलाकात करना चाहेंगे हम या कोई और दोस्त आपकी मुलाकात करा दें, तो कुछ गुज़ारिशात पेश कर सकते हैं आप वज़ीर पाकिस्तान को? जी। जी, जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल मिलकर जापान की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, जो जापान की माशियत है, जिससे कैसे खड़ी है और जैसे हम इनको गवर्नमेंट के इनके सेक्टर्स के में देखते हैं लोगों को कैसे काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करें उस चीज़ को। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगा और अगर देखें हम इंसानियत का सोचेंगे और डोर टू डोर हर बंदे के लिए सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी अवाम भी इसी तरह तावन करेगी हमारे गवर्नमेंट के साथ और मुल्क जो है बहुत आगे जाएगा। शहजाद साहब ये बताएं, हुकूमतें तो काम करती रहती हैं लेकिन जो तल्लुकात, जो रिश्ते अवामी सतह पे बनते हैं, अवाम पाकिस्तान और जापानी पाकिस्तान के अंदर किस तरह मुस्तहकम हो सकते हैं, किस तरह इन रिश्तों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे हम चाइना के बारे में कहते हैं कि हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, पहाड़ों से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए जापान पाकिस्तानी अवाम क्या करें कि एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन सके? ये बड़ा प्यारा सवाल है आसिफ भाई। हमें आपस में जो है ना बेसिकली हमें और दिल से और इंसानियत का सोचना पड़ेगा। जापानी गवर्नमेंट जापान लोग बड़े ऑनेस्ट और जो बात हमने कर ली या उन्होंने हमारे साथ कर ली वो 100 सही ऑटोमोबाइल रोड में हमारी पूरी सबसे ज्यादा पावर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की है। हमने ठीक हो गया एक्सपोर्ट की है पाकिस्तानी कम्युनिटी जापान के अंदर बड़ी स्ट्रांग है
उनकी इनकी आपको चीनिया में देख लें तो पता नहीं कोई क्या रोल है कम्युनिटी का इस टाइम जो है वो रोज करते हैं और बड़ा पहला मैच हमारी बात जाए और गवर्नमेंट तक भी हम आने वाले वक्तों में हमारे पास ये अफगान के अंदर एसटी के साथ और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लोग हैं हम उनको अपने हम बेसिकली की वजह से वहां पर कोई बंदा आने को इसलिए नहीं होता कि वहाँ यही उनको खौफ होता है कि मेंटली के यार हमें पता नहीं सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब तक ये चीजें भी छोटी मोटी हैं वो हमें क्लियर नहीं मिलेंगी जब तक तो मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां करे। अल्लाह पाक हमारे दुश्मनों मुल्क के दुश्मनों को अगर को तबाह बर्बाद कर दे। बहुत शुक्रिया शहरजाद सिंधु साहब, आपने बड़े अच्छा तजिया पेश किया है और पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को बिलखसूस आपने दावत दी है जापान में आने के लिए। उसके लिए शर्त यह है कि वो जापानी लैंग्वेज सीखें और अपने आप को बाकिरदार बनाएं उस मौसम के अंदर, उस हुकूमत के अंदर, उस माशरे के अंदर जो बड़ा खूबसूरत माशरा है। ना चोरी है, ना शिकारी है, ना गलत बात करनी है, ना गलत बात सुननी है, झूठ का सवर नहीं है और पाबंदी वक्त ऐसी कि लोग देख के घड़े मिलाते हैं। और लेकिन हम ये भी चाहेंगे, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के जो अदारे हैं वो हुकूमत के हवाले से दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी की जा सकती है और उसके बड़े अच्छे खातिर खा नतीजे बरामद हो सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि बजाय हमारी यूथ बाहर जाए, अपने मुल्क के अंदर काम करे, अपने मुल्क के अंदर बावकार रोजी कमाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, उम्मीद रखेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब या जो भी हुकूमत हो, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, कोई भी हुकूमत हो, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। और आप लोग, आप जैसे लोग जो दुनिया का आइडियल हैं, दुनिया के मॉडल हैं, वो आके यहाँ पे काम करें और वो तजर्बा जो आपने वहाँ पे हासिल किया है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और नौजवान नस्ल को साथ लेके जाएं। इसी के साथ नाज़रीन मैं बहुत मशकूर हूँ शहरजाद सिंधु साहब का। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट पैनल के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।